अगला टॉपिक है एडी करंट। एडी करंट का मतलब क्या है? तो एडी करंट हम इंड्यूस करंट को ही बोलते हैं, लेकिन इस बार एक स्पेशल केस है। देखो अभी तक हमने क्या स्टडी किया है कि जब किसी भी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है या किसी भी कंडक्टिंग रोड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, एक करंट इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होगा? एक करंट और ईएमएफ इंड्यूस होगा। किसके अंदर? जब किसी भी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो या फिर किसी भी कंडक्टिंग रोड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो। कोई भी कॉइल हो सकती है, कोई भी कंडक्टर हो सकता है, उनसे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उन कॉइल्स के अंदर या उन कंडक्टर्स के अंदर एक ईएमएफ और करंट इंड्यूस होता है। लेकिन सोचो अगर मैं कोई मेटल का ऑब्जेक्ट ले लूं जो कि ना तो रोड की शेप में हो ना कॉइल की शेप में हो, है ना। मान लो एक मेटल की शीट ले ली, तो उस मेटल की शीट से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके देखा, हमने देखा कि उसके अंदर भी एक करंट इंड्यूस होता है। अब क्योंकि ये जो करंट है ये एक मेटल शीट के अंदर या किसी भी सॉलिड कंडक्टर के अंदर इंड्यूस हो रहा है जो कि ना तो रोड की शेप में है ना कॉइल की शेप में, इसलिए उसका एक अलग नाम रख देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एडी करंट। ये जो एडी करंट है ये क्या चीज है? किसी भी मेटल के सॉलिड ऑब्जेक्ट से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उसमें जो ईएमएफ या करंट इंड्यूस होता है उस करंट को ही हम क्या बोलते हैं? एडी करंट। मेटल के किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उसमें जो भी करंट इंड्यूस होगा उसी का नाम क्या रखा हमने? एडी करंट, है ना। ये एक्चुअल में इंड्यूस करंट ही है, बस इसका नाम एडी करंट क्यों है? क्योंकि ये किसी सॉलिड कंडक्टर के अंदर इंड्यूस होने वाला करंट है, इसलिए थोड़ा अलग नाम दे दिया ताकि समझ में आ जाए कि भाई एडी करंट जब भी बोलेगा तो समझ जाओगे कि किसी मेटल के पीस या किसी मेटल के सॉलिड कंडक्टर की बात हो रही है जो ना तो रोड की शेप में होगा ना कॉइल की शेप में होगा। जैसे एक मेटल की शीट हो सकती है, मेटल का एक ब्लॉक हो सकता है ना, एक क्यूब जैसा ब्लॉक है मेटल का, तो उसमें भी करंट इंड्यूस होता है। एक मेटल की शीट है उसमें भी करंट इंड्यूस होता है। तो ये जो मेटल ऑब्जेक्ट्स के अंदर इंड्यूस होने वाले करंट है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एडी करंट। पहली चीज समझ में आई क्या? एडी करंट क्या चीज है? तो किसी भी सॉलिड कंडक्टर में इंड्यूस होने वाला करंट। ठीक है, अब ये इंड्यूस होता है या नहीं होता है इसका पता कैसे चला? तो इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हम एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे यहाँ पे, तो एक मेटल की शीट लेंगे और उसको एक धागे से बांध के लटका देंगे। मान लो कि एक मेटल की शीट है, उसको धागे से बांध के लटका दिया हमने ऐसे। अब इस मेटल शीट को हम ऑसिलेशंस करवाएंगे। ये एक मेटल की सॉलिड शीट है, मतलब मेटल की शीट है मतलब ये, और इसको हम क्या करेंगे? इसको ऑसिलेशंस कराएंगे। ऑसिलेशंस कराएंगे तो कभी शीट इधर जाएगी कभी इधर जाएगी और एयर रेजिस्टेंस की वजह से धीरे धीरे डैम्प होती होती रुक जाएगी, मतलब कुछ टाइम लगेगा इसको रुकने में। मान लो कि इसको रुकने में टाइम लगा 1 मिनट का टाइम, है ना। 1 मिनट यानी 60 सेकंड में ये रुक जाती है। कितना टाइम लगा इसमें? 60 सेकंड। जैसे पेंडुलम मूव करता है ना वैसे ये शीट मूव कर रही है और एयर तो रहेगी यहाँ पे आसपास, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा? धीरे धीरे ये स्लो होती होती फाइनली रुक जाएगी। पहली एक्टिविटी ये करके देखी हमने। फिर हमने क्या किया? इसी मेटल शीट को 2 मैग्नेट्स के बीच में रख दिया। अब की बार मैं 2 मैग्नेट्स यूज कर रहा हूँ। ये पहली मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया? 2 मैग्नेट्स के बीच में इसी मेटल शीट को वापस से लटका दिया। ये मेटल शीट वापस से लटकी हुई है इस बार। ठीक है, और वापस से हमने वही एक्टिविटी करी। क्या एक्टिविटी करेंगे? इसको वापस से ऑसिलेशंस करवाएंगे। मतलब इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में कभी तो ये इनसे बाहर निकल जाएगी कभी इनके अंदर आएगी। ये डायग्राम समझ में आया क्या? जैसे 2 मैग्नेट्स ऐसे रखी है और जो मेटल की शीट है वो बीच में परपेंडिकुलर रखी है, तो कभी इधर जाएगी कभी इधर आएगी, इस तरीके से ऑसिलेशंस कर रही है। तो जब ये शीट इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में होगी तो ये जो मैग्नेट्स है ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होंगी वो मैक्सिमम इस शीट से पास हो रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। तो जब शीट दोनों मैग्नेट्स के बीच में आ जाती है तो उस कंडीशन में इस शीट से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैक्सिमम। और जब शीट ऐसे घूमते हुए बाहर निकल जाएगी, मूव करते हुए बाहर निकलेगी, तो इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इससे कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं पास हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बार बार इसके मूवमेंट की वजह से क्या होगा? इस शीट से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और हमने पढ़ रखा है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो एक करंट और ईएमएफ इंड्यूस होता है, E = -dφ/dt। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है। और अगर इस शीट का रेजिस्टेंस R हो तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, यानी -1/R dφ/dt। ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो क्या चीज समझ में आई कि जब ये शीट दोनों मैग्नेट्स के बीच में ऑसिलेशंस कर रही होती है तो यहाँ पे इस शीट से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है।
हम क्या देखते हैं कि पहले इसको रुकने में 60 सेकंड लगे थे, एयर अभी भी है यहाँ पे, तो इस बार भी इसको 60 सेकंड लगने चाहिए थे, लेकिन हमने क्या देखा कि अभी ये सिर्फ 10 सेकंड में रुक जाती है। मतलब इसको रुकने में कितना टाइम लगा, ओनली 10 सेकंड। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पे कोई नई चीज़ तो है नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि इसको किसी चीज़ से टच किया जा रहा है और उस फ्रिक्शन की वजह से ये स्लो हो रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे सिर्फ ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर शीट ऑसिलेशंस कर रही है। तो इसको रुकने में इतना कम टाइम क्यों लगा, ये तेजी से रुक जाती है यहाँ पे, तो इसको रुकने में कम टाइम क्यों लगा, तो इसको आप लेंस लॉ से इजीली समझा सकते हो। लेंस लॉ में हमने पढ़ा था कि जब भी किसी कंडक्टर में, किसी भी कॉइल में, किसी भी मेटल रोड में या कोई भी कंडक्टर हो सकता है, उसमें जब भी करंट इंड्यूस होता है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा उस रीजन का अपोजिशन करती है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। अगर शीट यहाँ पे रुकी हुई रहती, दोनों मैग्नेट्स के बीच में ऐसे रुकी हुई होती, तो इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम और कांस्टेंट रहता, मतलब मैक्सिमम पास होता और कांस्टेंट रहता, ठीक है। लेकिन जैसे ही शीट मूवमेंट करना स्टार्ट करेगी, मूव करना स्टार्ट करेगी, तो आप क्या देखोगे, शीट से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है और मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होने लग जाएगा, करंट इंड्यूस होने लग जाएगा, ठीक है। और वो इंड्यूस्ड करंट इस टाइप से प्रोड्यूस होगा इस शीट के अंदर कि वो इस शीट के मोशन का अपोजिशन करेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट के इंड्यूस होने का रीजन क्या है, शीट का मोशन। भाई यहाँ पे शीट अगर रुकी हुई होती तो क्या इसके अंदर कोई भी करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस होता, नहीं। शीट का मूवमेंट हो रहा है, शीट का मोशन हो रहा है, इसी वजह से तो इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ। तो इंड्यूस करंट को इस बार क्या करना है, इस शीट के मोशन का अपोजिशन करना है। याद है क्या, एक कॉइल के पास में मैग्नेट को लेके जाते हो तो नॉर्थ पोल पास में लेके जाते हैं, तो इधर क्या डेवलप हो जाता है, नॉर्थ पोल, जो इसके पास आने का अपोजिशन करता है। और अगर मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर खींचते हो तो इधर साउथ पोल डेवलप होता है और वो साउथ इस नॉर्थ पोल के दूर जाने का अपोजिशन करता है, मतलब उसको वापस से अट्रैक्ट करता है। बात समझ में आई क्या। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, शीट के बार बार इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूवमेंट की वजह से इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होता रहेगा और नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनते रहेंगे, और उसकी वजह से जो शीट है उसके ऊपर इन मैग्नेट्स की वजह से एक एक्स्ट्रा फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा जो कि शीट के मोशन का अपोजिशन करेगा लेंस लॉ के अकॉर्डिंग। अच्छा, जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल है वो किस हिसाब से बनेंगे इसके अंदर, मतलब कब नॉर्थ पोल डेवलप होगा, कब साउथ पोल डेवलप होगा। तो एक चीज सोचो, जब शीट बाहर निकल रही होगी तो इंड्यूस्ड करंट को क्या करना है, इसको अंदर खींचना है ताकि इसके मोशन का अपोजिशन हो। भाई शीट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी, मान लो इसको धक्का देके छोड़ दिया तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है, शीट इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। जब शीट बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो इंड्यूस्ड करंट को इसको वापस से अंदर खींचना है। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस टाइप से होगी कि शीट वापस अंदर खींचनी चाहिए। वापस अंदर कब खींचेगी, जब इधर क्या डेवलप हो जाए, इधर कौन सा पोल है, साउथ पोल, तो इधर क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पोल। जब शीट बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो इधर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, और अगर इधर नॉर्थ पोल डेवलप हुआ तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इधर नॉर्थ पोल डेवलप होगा तो इसके पीछे वाली साइड में क्या डेवलप होगा, साउथ पोल। आपको बताया था मैग्नेटिक मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। अगर किसी भी कॉइल में या किसी भी कंडक्टर में एक साइड में अगर नॉर्थ पोल बन रहा है तो उसका अपोजिट साइड क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। तो इधर नॉर्थ पोल बनेगा, इधर साउथ पोल। अच्छा, इधर वाला जो साउथ पोल है वो इस नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होगा। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, जब शीट बाहर निकल रही होगी तो इधर से भी अट्रैक्ट होगी, उधर से भी अट्रैक्ट होगी, इन दोनों मैग्नेट से, तो स्लो हो जाएगी ये थोड़ी। फिर ये वापस अंदर जा रही है ऐसे, मान लो इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है जिसकी वजह से ये इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल गई। अब बाहर निकल के और ये वापस से अंदर मूव करेगी। जैसे ये अंदर जाने की कोशिश करेगी तो क्या होगा, वापस फ्लक्स चेंज होगा, करंट इंड्यूस होगा। अगर करंट इंड्यूस हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन किस हिसाब से होनी चाहिए, इस बार वो शीट के अंदर जाने का अपोजिशन करे, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाने का अपोजिशन करे। कब होगा ये, जब उसको रिपेल किया जाए। रिपल्शन के लिए जरूरी है इधर क्या बन जाए, साउथ पोल, और इधर क्या बन जाए, नॉर्थ पोल। बात समझ में आई ना। शीट जब बाहर निकल रही होगी तो इधर नॉर्थ पोल बनेगा, इधर साउथ पोल, और इसके बाहर निकलने का अपोजिशन होगा। और जब शीट घूम के वापस जा रही होगी तब इसको वापस से धक्का मारा जाएगा, है ना, किसके थ्रू, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस टाइप से होगी कि वो इस शीट के मोशन का अपोजिशन करे। तो ये दोनों जो मैग्नेट्स है इसको रिपेल कर रही होंगी। तो दोनों ही सिचुएशन में आप क्या देख रहे हो, जब शीट बाहर निकलने की कोशिश करती है तो इसको वापस खींचते हैं अपन, और जब अंदर जा रही होती है तो वापस इसको धक्का मारते हैं। इसका मतलब दोनों ही सिचुएशन में क्या हो रहा है, जो शीट है उसकी स्पीड कम हो रही है, तो ये पहले की कंपैरिजन में कम टाइम में रुकेगी, जल्दी रुक जाएगी। मतलब बात समझ में आई ना। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट की वजह से सारी एक्टिविटी हो रही है। इसको रुकने में जो कम टाइम लगा उसके पीछे रीजन क्या है, इंड्यूस्ड करंट। तो लेंस लॉ से आप इसको इजीली समझा सकते हो। अगर एग्जाम में पूछा जाए ना कि जो लेंस लॉ है, सॉरी जो एडी करंट है उसका प्रैक्टिकल
एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन क्या है या उसका एक एग्जांपल से उसको समझाओ, तो आप इस एग्जांपल को लेके इजीली उसको समझा सकते हो कि जो एडी करंट है वो इस शीट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है और वो क्या कर रहा है, इस शीट के मोशन का अपोजिशन कर रहा है और इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, ताकि मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, एडी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इस एडी करंट को या इंड्यूस करंट को इस तरीके से प्रोड्यूस होना है कि वो हमेशा उस रीजन का अपोजिशन करे जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। रीजन है यहाँ पे शीट का मोशन, और मोशन का अपोजिशन कैसे होगा, उसको रोक के, तो रोकने की कोशिश करेगा हमेशा इंड्यूस करंट। बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसान है ये तो, ठीक है। चलो फिनोमिना तो समझ में आ गई कि ऐसा कुछ एक्टिविटी होती है भाई, लेकिन इससे हमको क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या फायदे होते हैं और किस तरीके से हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर हम चाहें ना कि एडी करंट कम से कम प्रोड्यूस हो तो उसके क्या तरीके हैं। देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इससे हमको नुकसान क्या है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो एडी करंट है उससे हमको क्या क्या नुकसान होंगे। देखो पहला नुकसान ये हो रहा है कि ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है ये स्लो हो रहा है। यहाँ पे मान लो कि एक मशीन है, उस मशीन के अंदर कोई मेटल का पार्ट घूम रहा है और वहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी है, मान लो कुछ मैग्नेट्स भी रखी हुई है उस मशीन के अंदर, या कुछ किसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ कॉइल्स वगैरह है जिससे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया वहाँ पे। तो जैसे ही वो मेटल पार्ट उस मशीन के अंदर घूमने की कोशिश करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होगा, तो एडी करंट क्या करेगा, उसके मोशन का अपोजिशन करेगा। मतलब वो उस रोटेटिंग पार्ट को क्या कर देगा, स्लो कर देगा। मतलब जितना स्पीड से मशीन घूमनी चाहिए, उसका जो पार्ट है वो घूमना चाहिए, उससे कम स्पीड से घूम रहा होगा, क्योंकि कंटिन्यूसली जो एडी करंट प्रोड्यूस होगा वो उसको स्लो करता रहेगा। तो यहाँ पे पहला जो नुकसान है वो क्या हुआ, पहला लॉस क्या हुआ हमको, यहाँ पे अननेसेसरी रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है ये एडी करंट। पहला नुकसान क्या करता है, अननेसेसरी रिटार्डेशन, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको स्लो कर देता है, और स्लो होने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, है ना, रिटार्ड हो रहा है वो, ठीक है। तो पहला जो नुकसान हुआ वो है अननेसेसरी अननेसेसरी रिटार्डेशन। पहला जो नुकसान हुआ वो क्या हुआ, अननेसेसरी रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ। दूसरा नुकसान सुनो, जब इस मेटल शीट के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होगा, जब इस मेटल शीट के अंदर क्या होगा, एडी करंट प्रोड्यूस होगा, तो वो इस शीट के रेजिस्टेंस की वजह से इसको गर्म करना स्टार्ट कर देगा। भाई आपको पता होगा जब किसी भी रेजिस्टेंस से करंट पास होता है तो उस रेजिस्टेंस की वजह से भाई हीट प्रोड्यूस होती है। आपको पता है ना ये चीज कि किसी भी वायर से जिसका कुछ रेजिस्टेंस है, जब हम करंट पास करते हैं तो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है, मतलब हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप इस शीट को कंटिन्यूअसली मूवमेंट करवाते रहोगे तो इसके अंदर जो एडी करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, इस शीट के रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। मान लो कि आप इस मेटल शीट से किसी और भी चीज को कनेक्ट करके रखे हुए हो, या जिस मशीन की अपन बात कर रहे थे अभी, जैसे एक मशीन है उसके अंदर कोई मेटल का पार्ट घूम रहा है, तो उसके अंदर अगर एडी करंट प्रोड्यूस होगा तो वो उस मेटल पार्ट को गर्म करना स्टार्ट कर देगा। एडी करंट क्या करेगा, मेटल ऑब्जेक्ट के रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस करेगा और उसको गर्म करना स्टार्ट कर देगा। मान लो उस मेटल ऑब्जेक्ट से कुछ कॉइल्स कनेक्टेड है या कोई और ऐसी चीज कनेक्टेड है जो हीट से खराब हो सकती है, तो उससे नुकसान होगा ना। वो जो हीट प्रोड्यूस करेगा मेटल का ऑब्जेक्ट, वो क्या कर सकता है, वो दूसरी चीजों को डैमेज कर सकता है। तो दूसरा जो नुकसान होगा इससे वो क्या है, अननेसेसरी हीट प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, अननेसेसरी हीट प्रोड्यूस होगी। तो दो नुकसान समझ में आ गए होंगे, ये दो ही नुकसान होता है। पहला नुकसान क्या होता है कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो एडी करंट उसको स्लो कर देगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। और दूसरा नुकसान क्या है, जो एडी करंट वो क्या करता है, अननेसेसरी हीट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करेगा, अननेसेसरी हीट प्रोड्यूस करेगा। दोनों बातें समझ में आई क्या। अच्छा, अब इसके यूज क्या है, लॉस तो समझ में आ गए भी, ये दो लॉस हो रहे हैं, इसके यूज क्या है। तो ये जो इसके दो लॉस है ना, इन्हीं को हम फायदे में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब हमको मैकेनिज्म समझ में आ गया कि एडी करंट क्या क्या कर सकता है, एक तो हीट प्रोड्यूस कर सकता है और दूसरा काम मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्लो कर सकता है। तो इसको हम अपने फायदे के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको इस तरीके से हम यूज करेंगे एडी करंट वाले प्रिंसिपल को कि उससे हमको फायदा हो। जैसे अब मैं बेनिफिट्स की बात कर रहा हूँ कि इससे हमको क्या बेनिफिट्स होते हैं, है ना, एडवांटेज क्या, मतलब क्या क्या हमको एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज ये है, देखो यहाँ पे ये एडी करंट क्या कर रहा था, अननेसेसरी रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा था। अननेसेसरी क्यों बोला इसको, क्योंकि हमें जरूरत नहीं थी उस मेटल ऑब्जेक्ट को स्लो करने की, लेकिन इसने जबरदस्ती उसको स्लो कर दिया। इसका मतलब ये अननेसेसरीली क्या कर रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्लो कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, उनकी स्पीड कम कर रहा है।
अब कई बार हमको स्पीड कम करनी भी पड़ती है। मान लो एक गाड़ी जा रही है तो उस गाड़ी में ब्रेक भी चाहिए हमको। अरे उसमें सिर्फ एक्सेलरेटर थोड़ी चाहिए कि स्पीड बढ़ानी ही बढ़ानी है अपन को, कभी रोकना भी तो होता है उसको, है ना, कभी रुकोगे भी उसमें। तो ब्रेक का काम क्या होता है, स्पीड को कम करना, और वैसा ही काम ये एडी करंट करता है। अब ये जो बुलेट ट्रेन होती है ना, बुलेट ट्रेन का नाम सुना है क्या, हाई स्पीड वाली जो ट्रेन होती है, उसमें ये जो नॉर्मल ब्रेक है ये काम नहीं करते। ऐसे नहीं कि उसमें साइकिल वाले ब्रेक लगा दिए हमने, अरे उसमें नॉर्मल ब्रेक काम नहीं करेंगे। अब जैसे साइकिल होती है, बाइक होती है, फिर ट्रक होता है, तो जितना उनका लोड होगा, जितना उनका मोमेंटम होगा मूव करते टाइम पे, उनका मास और उनकी वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है, क्या बोलते हैं उसको, मोमेंटम। तो मोमेंटम के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि उसको रोकने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, है ना। तो अलग अलग जो सिस्टम होते हैं ना, जैसे साइकिल है, बाइक है, या फिर ये जो ट्रक हो गया, है ना, हैवी जो व्हीकल्स होते हैं, उन सब में ब्रेकिंग सिस्टम सबका अलग अलग होता है, अलग अलग टाइप के ब्रेक लगते हैं उसमें। तो उसी तरीके से जो बुलेट ट्रेन्स होती है जिनकी स्पीड होती है 400 से 600 किलोमीटर पर आवर, इतनी हाई स्पीड से वो चलती है, तो उसमें नॉर्मल ब्रेक काम नहीं आते जो इन बाकी व्हीकल्स पे लगते हैं। उसके लिए हम ये वाला कॉन्सेप्ट ही यूज करते हैं। कौन सा वाला, एडी करंट वाला। भाई एडी करंट क्या कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो कर सकता है। तो जो बुलेट ट्रेन है उसकी बॉडी क्या होती है, मेटल की बनी होती है, और जिन पटरियों के ऊपर वो मूव करती है वहां पे हम अगर एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जब उसको रोकना होगा तो वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसमें एडी करंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, जो क्या करेगा, उस मेटल बॉडी को, यानी कि उस बुलेट ट्रेन की बॉडी को रोकने की कोशिश करेगा, तो उससे ये रुक जाती है ना। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं किसमें, बुलेट ट्रेन के अंदर। तो पहला जो एडवांटेज है वो है मैग्नेटिक ब्रेक बोलेंगे इसको। ये वाला जो सिस्टम मैंने बताया ना, ये जो बुलेट ट्रेन में यूज करते हैं, इनको बोलते हैं मैग्नेटिक ब्रेक्स, जो कि किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, एडी करंट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। कौन से वाले ब्रेक, मैग्नेटिक ब्रेक्स, है ना, इसे याद रखना। अच्छा, पहला जो नुकसान हो रहा था उसको हमने फायदे में कन्वर्ट कर लिया। हमको पता चला कि एडी करंट मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो करता है, तो जब जहां पे हमको चीज़ों को स्लो करना होगा वहां पे हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे। तो हमने क्या डिजाइन कर लिए, मैग्नेटिक ब्रेक्स डिजाइन कर लिए। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो देखो, ये क्या कर रहा था, अननेसेसरी हीट प्रोड्यूस कर रहा था। भाई कई जगह पे तो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो अननेसेसरी होती है, हमको जरूरत ही नहीं होती, लेकिन कई जगह तो हमको हीट की जरूरत होती है। भाई खाना पकाने के लिए जैसे हीट की जरूरत होती है, या किसी मेटल को पिघलाना है, या किसी मटेरियल को पिघलाना है अपन को, तो उसके लिए भी हमको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, गर्म करना पड़ता है उसको। तो ऐसी जगह में हम क्या यूज कर लेंगे, एडी करंट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। तो आपने एक कुकर का नाम सुना होगा, इंडक्शन कुकर, नाम सुना है क्या। एक छोटा सा डब्बा होता है, उसके ऊपर जो जिस बर्तन में खाना पकाना उसको रख दो, उसमें खाने की चीजें डाल दो, और जैसे उसको ऑन करोगे आप क्या देखोगे कि उस मेटल के बर्तन के अंदर, उस बॉडी के अंदर, उस मेटल के बर्तन की बॉडी के अंदर ही एडी करंट प्रोड्यूस होकर उसको गर्म करना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसमें रखा खाना पक जाता है। तो उसके लिए अलग से जैसे गैस होता है, गैस में तो क्या होता है, आग जलती है, गैस होता है, स्टोव होता है, ये इनमें क्या होता है, आग जलती है, उससे हीट से चीजें पकती है। इसमें क्या होगा, एडी करंट से हीट प्रोड्यूस होगी और उस हीट से खाना पक जाता है। इंडक्शन कुकर का नाम सुना है ना आपने, तो वो इंडक्शन कुकर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। कौन से वाले कॉन्सेप्ट पे, एडी करंट वाले कॉन्सेप्ट पे। तो इंडक्शन कुकर हो गया एक आप ये बोल सकते हो। एक होता है इंडक्शन फर्नेस भी होती है, बड़े लेवल पे अगर मान लो हीट प्रोड्यूस करके आपको किसी मेटल को पिघलाना है या किसी मटेरियल को पिघलाना है, तो उसके लिए भी हम एडी करंट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो बड़े लेवल पे अगर ये काम किया जाता है तो उसको इंडक्शन फर्नेस बोलते हैं। भाई छोटे लेवल पे खाना वाना बनाने के लिए तो इंडक्शन कुकर हो गया, बड़े लेवल पे काम में लेने के लिए क्या हो गया, इंडक्शन फर्नेस। तो ये की चीज है वैसे, इंडक्शन कुकर या इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन कुकर या फर्नेस, इंडक्शन भट्टी, फर्नेस, ये दोनों यूज समझ में आ गए क्या। अब हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि अगर एडी करंट कुछ जगह पे नुकसान करता है, जैसे ये अननेसेसरी रिटार्डेशन प्रोड्यूस करता है, अननेसेसरी हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसको किस तरीके से आप कम कर सकते हो, इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे। अब हम क्या सीख रहे हैं कि एडी करंट को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, रिड्यूस करना है। भाई किसी मशीन के अंदर कोई मेटल का पार्ट घूम रहा है, उसमें एडी करंट उसको स्लो कर रहा है या उसमें हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको एडी करंट को मिनिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो नुकसान ही हो रहा है ना, वहां पे फायदा थोड़ी हो रहा है हमको। तो उस नुकसान को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, एडी करंट को कम करेंगे। तो कम करने के देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका समझो, पहला तरीका यह है कि एडी करंट डिपेंड करता है इस शीट के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पे। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, याद है क्या,
कॉयल के लिए फॉर्मूला होता है NIA। अब क्योंकि ये कोई कॉयल तो है नहीं, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स नहीं लिखेंगे हम। जो मेटल ऑब्जेक्ट होता है, मेटल की शीट होती है, उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, I इंटू ए। अगर कॉयल होती तो उसके लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज करता, N इंटू आई इंटू ए। तो ये है शीट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, M इक्वल्स टू आई इंटू ए। आई क्या है, इंड्यूस करंट, ए क्या है, इसका एरिया। अब अगर मैं ये चाह रहा हूं कि इसके अंदर एडी करंट कम प्रोड्यूस हो, तो उसके लिए मुझे इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कम करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे कम कर सकते हो, तो ये जो ए है यानी एरिया ऑफ द शीट है, इसको कम कर दो। कम कैसे करोगे, तो इसमें जगह जगह आप होल कर सकते हो या जगह जगह इस पर कट लगा सकते हो। जैसे आपने जगह जगह इस पर कट लगा दिए इस तरीके से, तो जैसे आप ये कट लगाओगे तो इसका थोड़ा एरिया कम हो जाएगा जगह जगह पे, और एरिया कम होने से इसमें एडी करंट कम प्रोड्यूस होगा। मतलब एक तो मेटल का सॉलिड ऑब्जेक्ट है मशीन के अंदर, वो घूम रहा है, एक उसके अंदर जगह जगह होल कर दो, अगर उससे कोई दिक्कत नहीं है तो, है ना। अगर आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, मशीन खराब नहीं हो रही है, तो उसमें जगह जगह होल कर देते हैं या स्लॉट्स बना देते हैं, कट लगा देते हैं, और जब वो मेटल का ऑब्जेक्ट घूमता है तो इस बार एडी करंट कम प्रोड्यूस होगा उसके अंदर। एक तो तरीका ये है, लेकिन आप बोलोगे सर मान लो कि हमें तो सॉलिड ऑब्जेक्ट ही लेना है, उसमें होल नहीं कर सकते हम, कोई ऐसा मशीन का पार्ट है जिसमें होल नहीं किए जा सकते, तो दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका है आप उसको प्लेटेड बना दो। प्लेटेड का मतलब क्या है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये मेटल का एक ब्लॉक है जो कि सॉलिड है पूरा। प्लेटेड का मतलब होता है इसकी पतली पतली प्लेट्स काट दो, मतलब अलग अलग प्लेट से मिला के इसको बना दो, या इसको प्लेट्स की फॉर्म में अलग अलग कर दो। मतलब ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, प्लेटेड करने का मतलब है इसको इस तरीके से बनाया जाएगा। इस बार होगा तो ऐसा ही दिखने में, लेकिन ये पतली पतली शीट को एक के ऊपर एक रख के बनाया जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, इसमें आपको इसी साइज की, ये जो रेक्टेंगल है ना, इस साइज की आपको बहुत सारी शीट्स लेनी है और सबको आपस में एक के बाद एक रखते हुए ऐसे एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेनी है। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है देखो, इसी टाइप का सा ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एडी करंट कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये जो हर एक शीट होते हैं इनके बीच में इंसुलेशन होता है। इसके बीच में क्या होता है, प्लास्टिक की एक पतली सी लेयर होती है, और वो क्या करेगी, अगर मान लो किसी एक शीट में करंट इंड्यूस भी होने लग गया तो वो बाकी शीट को अफेक्ट नहीं कर पाता, बाकी जो पार्ट है इस मेटल ऑब्जेक्ट का उसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा, तो उससे एडी करंट मिनिमाइज हो जाता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचता वो। एडी करंट की नेचर क्या होती है कि अगर मेटल के किसी एक पार्ट में वो प्रोड्यूस होने लग गया तो वो आसपास के पूरे एरिया में फैल जाता धीरे धीरे वो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो मेटल का सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको प्लेटेड बना दिया, पतली पतली प्लेट से मिला के बनाया, और हर एक प्लेट के बीच में क्या कर दिया, इंसुलेशन लगा दिया, मतलब प्लास्टिक की कोटिंग कर दी इसके ऊपर। तो हर एक प्लेट अब एक दूसरे से सेपरेट हो गई, ये चिपकी हुई भी है आपस में, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से सेपरेट है, इलेक्ट्रिकली सेपरेट है ये। इनके बीच में इंसुलेशन आ गया ना, प्लास्टिक की कोटिंग आ गई। प्लास्टिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो उसकी वजह से अगर किसी एक शीट में बाई चांस एडी करंट प्रोड्यूस भी होगा तो वो बाकी की शीट्स को या बाकी मेटल बॉडी को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो दूसरा तरीका ये है जिससे एडी करंट को मिनिमाइज किया जा सकता है। क्या कर सकते हो, इससे एडी करंट को दूसरे तरीके से मिनिमाइज कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, उसमें कट लगा दो, स्लॉट्स बना दो इस तरीके से। दूसरा तरीका क्या है, प्लेटेड बना दो। तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप एडी करंट को क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। ये दो तरीके हैं जिनसे आप एडी करंट को मिनिमाइज करोगे। आप ये वाला जो तरीका है ना, ये वाला तरीका, ये काम भी लेते हो, इसको हम ट्रांसफॉर्मर में यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर जो डिवाइस होता है ना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट को कम या ज़्यादा करने के लिए जो डिवाइस काम आता है उसका नाम क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में हम एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर यूज करते हैं जो कि सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। अब ये जो सॉफ्ट आयरन की स्ट्रक्चर है उसको प्लेटेड बनाया जाता है ताकि उसके अंदर अगर एडी करंट प्रोड्यूस हो तो वो कम से कम प्रोड्यूस हो। मिनिमाइज करने के लिए ऐसा किया जाता है। नहीं तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर की जो स्ट्रक्चर है ना, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, ये गर्म होके जो कॉइल्स उसके ऊपर लिपटी हुई होती है, ट्रांसफॉर्मर में दो कॉइल होती है, वो कॉइल्स उसी स्ट्रक्चर के ऊपर लिपटी हुई होती है। तो वो अगर रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर गर्म होने लग जाएगी एडी करंट की वजह से, तो उससे वो जो कॉइल्स है उनका इंसुलेशन पिघला सकती है, जिससे वो खराब हो सकती है और ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करेगा। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम ये वाली टेक्निक यूज करते हैं एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए। क्या बोलते हैं इसको, प्लेटेड करना बोलते हैं। प्लेटेड करके आप किसी भी मेटल बॉडी में एडी करंट को मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया कि ये पूरी चीजें क्लियर है? क्या 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 चीजें पूछी जा सकती है? देखो इसमें आपको चार चीजें पूछी जा सकती है। पहली चीज, एडी करंट क्या चीज होती है? तो किसी भी मेटल बॉडी या सॉलिड कंडक्टर में इंड्यूस होने वाले करंट को ही क्या बोलते हैं, एडी करंट। दूसरी बात, इससे हमको क्या नुकसान होता है? दूसरी चीज क्या पूछी जाएगी, क्या नुकसान होगा? तो अननेसेसरी रिटार्डेशन और अननेसेसरीली हीट प्रोड्यूस होती है इससे।
फिर इसको फायदे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। तो इन्हीं के दो फायदे बताए थे। रिटार्डेशन को हम यूज करते हैं मैग्नेटिक ब्रेक्स के अंदर, और हीट को यूज करते हैं इंडक्शन कुकर के अंदर। फिर चौथी चीज जो आपको पूछी जाएगी वो ये है कि एडी करंट को आप किस तरीके से कम करोगे, मिनिमाइज किस तरीके से करोगे। तो एक तो एरिया कम कर दो, जगह जगह होल बना दो, उसमें स्लोट्स बना दो। दूसरा तरीका क्या है, उसको प्लेटेड बना के भी एडी करंट को मिनिमाइज किया जा सकता है। मेटल ऑब्जेक्ट को प्लेटेड बना दो, उससे भी एडी करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आई क्या बातें समझ में। अरे मजा आया क्या।